गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आज बोला था कि भाई आज इवनिंग में आज तक हम अपना जो रिकॉर्डिंग थी वो स्टार्ट कर देंगे। तो अभी इस चैनल पे मैं डाल रहा हूँ अनाटमी को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जो पहला यूनिट देखेंगे वो देखेंगे सेल, क्योंकि बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो सेल से ही बनती हैं और सेल आगे क्या क्या डेवलप करेगी, इवन जो हमारी पूरी बॉडी है, इससे अगर मैं बात करूँ कि बेसिक में क्या आया था, तो बेसिक में एक सेल ही थी। जैसा अगर आपको एग्जांपल दूं तो अब जैसे हम फसल तैयार करते हैं, तो फसल तैयार करने से पहले हम जो जमीन होती है उसमें क्या डालते हैं, एक छोटा सा बीज डालते हैं, तो बीज से ही पूरी फसल तैयार होती है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी जो डेवलप हुई है, जो आपको ये पूरी बॉडी दिखाई दे रही है, आपकी जो बॉडी है वो किससे डेवलप्ड है, एक सेल से है। तो सेल के बारे में बात करेंगे। चैनल के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, तो अब कंटिन्यू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेल को लेके, ठीक है। सेल, अब सेल को लेके बहुत सारी चीजें हैं भाई। पहले तो अब ये भी क्वेश्चन उठता है कि सर अगर बात सेल की हो रही है तो एक क्वेश्चन ये भी था कि सेल किससे आई है ना। जैसे वो क्वेश्चन उठता है ना, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन उठता है कि भाई मुर्गी पहले आई है अंडा पहले आया। तो हम देखते हैं कि भाई जो सेल थी वो कहाँ से आई है। हम बाद में देखेंगे कि सेल क्या बनाती है क्या नहीं बनाती है, पहले हम देखते हैं कि सेल कहाँ से आई। तो जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं 11th 12th में, तो हमें एक चीज पढ़ाई जाती है, क्या, एटम्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो इन्हीं चीजों में से एक चीज आपकी क्या है, एटम। यही एटम आगे जाके क्या बनाती है, जब इन एटम्स का अगर मैं ग्रुप कर दूं तो यही ग्रुप क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। और यही मॉलिक्यूल्स आगे जाके जब मैं फर्दर इनका क्या करूंगा, ग्रुप करूंगा, तो यही जाके क्या बनाएंगे, सेल बनाएंगे। ठीक है, और हम इसी सेल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर आगे जाके मैं बोलूं कि भाई ये फर्दर, जैसे हम इस ग्रुपिज्म की बात कर रहे हैं, अब इसी ग्रुपिज्म को मैं आगे कंटिन्यू करूं कि माने चलो मैंने सेल का भी ग्रुप कर दिया, बहुत सारी सेल्स को इकट्ठा कर दिया, तो अब ये सेल क्या बनाएगी, अब ये सेल बनाएगी आपके जाके टिश्यू। क्या बनाएगी, टिश्यू। अब टिश्यू की बात आती है कि सर टिश्यू के बाद क्या होगा। अगर मैं सारे ही टिश्यूज को ग्रुप कर दूं, जैसे मैं अब तक पढ़ रहा हूं, हाथ से रफ कर रहा हूं इसलिए क्योंकि भाई मैं डस्टर लाना भूल चुका हूं, तो उसके लिए हम क्षमा नहीं चाहेंगे, कोऑपरेट करो बस। ठीक है, तो बात करते हैं अगर टिश्यू की, अगर मैं टिश्यू को भी ग्रुप करूं, अगर टिश्यूज को भी ग्रुप करूं तो ये बनाते क्या, ऑर्गन्स। टिश्यू क्या बनाता है, ऑर्गन्स बनाता है। और इन ऑर्गन्स के अगर इसके और बीच में अगर मैं माइनर अंदर जाऊं, कि ये तो हो गया एक डायरेक्ट वाला फेज, अगर इसके भी बीच में एक माइनर फेज पे जाऊं तो ये क्या बनाती है, टिश्यू कंपाउंड में क्या बनाएंगी, मसल्स बनाएंगी। और ये मसल्स फर्दर क्या बनाती हैं, फिर ऑर्गन्स बनाती हैं। इन्हीं ऑर्गन्स को अगर मैं ग्रुपिज्म में डाल दूं तो ये बनाते हैं सिस्टम। क्या बनाते हैं, सिस्टम। और इन्हीं सिस्टम से क्या बनती है, फर्दर ऐसे बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम है। टोटल अगर मैं अमाउंट की बात करूं, नंबरिंग की बात करूं कि कितने नंबर हैं, तो 11 नंबर हैं। 11 सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में, और यही 11 सिस्टम बनके क्या बनाते हैं, कोई कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जो हमारी और आपकी बॉडी है, इसको कौन बनाता है, ये 11 सिस्टम बनके बनाते हैं। और 11 सिस्टम्स के अपने अपने अलग अलग फंक्शंस हैं। ठीक है, तो सेल पे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा आपके मन में कि सर 11 सिस्टम कौन कौन से हैं। तो इन 11 सिस्टम्स को देख लें एक बार। चलो, आपको कोई ध्यान में आ रहा हो, समझ पा रहे हो, को रिकॉल कर पा रहे हो, 12th में कहीं पढ़ा हो या कहीं और पढ़ा हो। तो सिस्टम्स की बात करूं मैं, तो 11 सिस्टम कौन कौन से होंगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट भी कैसे करेंगे, हम अपनी बॉडी से रिलेट करके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको जो ऊपर से बॉडी दिखती है तो क्या दिखती है, स्किन दिखती है। तो ये भी एक सिस्टम है, इस सिस्टम को बोलते हैं इंट्यूगमेंट्री सिस्टम। इंट्यूगमेंट्री सिस्टम। ठीक है, इसके बाद अगर मैं दूसरा बात करूं तो दूसरा क्या आता है, ऊपर हमारा हेड है, सर है, तो इसके लिए बोलते हैं नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के थोड़ा नीचे आता हूं तो आपको आंखें दिखती हैं। ये आंखों का हम आगे एक स्पेशल सेंस करके एक टॉपिक आएगा हमारा आगे, स्पेशल सेंस। इस स्पेशल सेंस में हम आइज के बारे में डिस्कस करेंगे, तो अभी आइज को छोड़ देते हैं। आइज के बाद आपके चेहरे पे क्या आती है, नोज आती है। जब नोज आएगी तो उसके लिए हम कौन सा सिस्टम यूज करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम यूज करते हैं। कौन सा सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम।
ठीक है। रेस्पिरेटरी से नीचे ये किस में आ गया आपका, नोज के रिगार्डिंग पे आ गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं नोज से नीचे आने की, तो फिर क्या आता है, माउथ। और माउथ से क्या करते हो आप, खाना खाते हो। तो खाना कहाँ पे जाएगा आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम में। कहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया जी, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। चलो थोड़ा नीचे चलते हैं, नीचे चल के क्या करोगे, अब नीचे क्या आएगा, एक दो सिस्टम्स ऐसे होंगे जो आपको सिंपली याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। पहले उससे पहले डाइजेस्ट सिस्टम हो गया। अब थोड़ी जैसे चेस्ट पे आओगे तो यहाँ पे क्या आता है आपका, सेंटर में दिल आता है ना। दिल भी तो बहुत जरूरी चीज है, दिल के बिना तो कुछ चलती नहीं ना चीजें। आजकल तो सारी दुनिया दिल पे ही अटकी हुई है, तो इसको कैसे भूल सकते हैं। इसके लिए सिस्टम आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर हम दो चीजों को पढ़ेंगे, एक हार्ट है ना, जो हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हंसी मजाक की अलग बातें हैं, लेकिन वाकई में हार्ट हमारी जो जीवन है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। दो सिस्टम हमारे बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एक तो आपका नर्वस सिस्टम और एक हार्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ यही दो सिस्टम इंपॉर्टेंट है, नहीं, पूरे के पूरे 11 सिस्टम इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं 11 सिस्टम्स में से भी कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपका क्या आएगा, नर्वस सिस्टम आएगा, और दूसरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। एक कहावत भी है ना इसी चीज के ऊपर, जो कई बार हम जब डॉक्टर और नर्सेज की बात चलती है तो बात चलते हैं ना, जो कहते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, किसी हॉस्पिटल के ब्रेन होते हैं, है ना। और ब्रेन क्या है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। लेकिन नर्सेज को क्या बताया जाता है, हार्ट ऑफ द हॉस्पिटल। तो कभी भी देखना, अगर ब्रेन डेड होता है ना किसी इंसान का, तो वो इंसान जिंदा रहता है। लेकिन अगर जिस इंसान का हार्ट डेड हो गया, वो इंसान कभी भी जिंदा नहीं रह सकता। तो ये हमारे दोनों जो सिस्टम है, ये क्या है, दोनों ही इंपोर्टेंट सिस्टम है, ब्रेन और कार्डियोवास्कुलर। इसमें हार्ट के साथ साथ हम पढ़ेंगे क्या, देखो दो शब्द आ रहे हैं ना, कार्डियो और वास्कुलर, दोनों शब्दों को तोड़ दो, अलग अलग कर दो। यहां से निकलेगा आपका कार्डियक, जो जाना जाता है हार्ट के लिए, और यहां से निकलेगा आपका वास्कुलर, जो जाना जाता है वेसल्स के लिए। अब वेसल्स आई हैं, तो वेसल्स क्या है सर, चलो ये तो हमें समझ में आ गया सर, हार्ट है। अब वेसल्स क्या है, अब वेसल्स, अब यहां पे एक चीज और आती है जिसको आप जानते हो इसके नाम से, ब्लड, खून, है ना, जो लाल कलर का होता है, लाल रंग का ही होता है ना, किसी का काला पीला तो नहीं होता, लाल ही होता है। तो जो ब्लड होता है, अब इसको सप्लाई होना है आपकी बॉडी का। अगर मैं बात करूं, जैसे हमारी नर्सिंग में एग्जामिनेशन होता है हेड टू टो एग्जामिनेशन होता है। तो अगर मैं बात करूं सर से लेकर पैर तक, ऐसा कोई भी बॉडी पार्ट नहीं है जहां पे क्या प्रेजेंट ना हो, ब्लड प्रेजेंट ना हो, ठीक है। तो इन ब्लड को हर बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है, वेसल्स करती हैं, ठीक है। तो इनको कि हार्ट और वेसल्स का क्या रिलेशन है अभी नहीं पढ़ाऊंगा, आगे इसका पर्टिकुलर एक चैप्टर आएगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के नाम पे, बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी, उस पर हम इसको डील करेंगे। लेकिन अभी इतना बता दिया है कि कार्डियोवास्कुलर के अंदर दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम, हार्ट और वेसल्स। और वेसल्स क्या करती हैं, ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है। तो इसको हम रफ कर देते हैं। आज मेरे हाथ बहुत काले होने वाले हैं, काले पीले लाल जो भी होना हो जाएगा आज। हाँ जी, कार्डियोवास्कुलर हो गया। अब कार्डियोवास्कुलर के साथ साथ अब देखो इसमें किसकी बात हो रही है, हार्ट और ब्लड की बात हो रही है कि ब्लड को कैरी करेगी वेसल्स। इसके लिए इससे रिगार्डिंग एक और याद कर लीजिए, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या है ना, क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, रहने दो अभी, है ना। लिम्फेटिक सिस्टम के बाद कौन सा सिस्टम आ गया, नीचे आ जाओ थोड़ा, कार्डियोवास्कुलर हो गया, लिम्फेटिक। अब ये जो लिम्फेटिक है ना, ये सेम वेसल्स की तरह होता है, जहां जहां आपकी वेसल्स प्रेजेंट होंगे, जितनी वेसल्स प्रेजेंट होंगी पूरी बॉडी में, सेम आपका क्या रहेगा, लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट रहेगा। इसके ऊपर भी इसका पर्टिकुलर यूनिट आएगा, उसमें इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी इतना सोचने और समझने वाली बात, कोई घबराने वाली बात नहीं है कि भाई हम सर ने नहीं बताया लिम्फेटिक क्या है। अभी सिर्फ देखो कि 11 सिस्टम कौन कौन से हैं, इनके नाम याद रख लेना। जब जब इसके बारे में बात होगी तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ हमारे 11 सिस्टम्स के नाम ये हैं। बाकी फर्दर की भाई एंटीवेंट्री में क्या होता है, नर्वस में क्या होता है, एंडो इसके आपके डाइजेस्टिव में क्या होता है, लिम्फेटिक में, हम बाद में जब इसके चैप्टर के अंदर जाएंगे तो हम डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, ये सिस्टम क्या है कि इस सिस्टम के ना बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं।
क्या आते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, और ये ऑर्गन्स क्या करते हैं, कुछ ना कुछ एंजाइम या फिर हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, जो आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म के लिए, बॉडी की एक्टिविटी के लिए, बॉडी की वेल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो ये किसमें, इन हॉर्मोन्स के बारे में किसमें पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम में। ठीक है, चलो इसको भी रफ कर देते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम हो गया हमारा, 7 हो गए। अब 8वां एंडोक्राइन के बाद चलो थोड़ा नीचे चलो भाई, लंग्स हो गए, है ना, लंग्स हो गए किसमें, रेस्पिरेटरी में। डाइजेस्टिव में स्टमक हो गया, आपके कार्डियोवास्कुलर में हार्ट और वेसल्स हो गई, और आपके लिम्फेटिक में लिम्फेटिक सिस्टम हो गया। एंडोक्राइन में ऑर्गन्स हो गए जो क्या प्रोड्यूस करेंगे, हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे। अब कौन सा रह गया, क्या रह गया, अब यूरिनरी सिस्टम। किडनी को भूल गए भाई, यूरिनरी सिस्टम। अब यूरिनरी सिस्टम के बाद थोड़ा नीचे चलो, कौन सा रह गया, अब बताओ। यूरिनरी सिस्टम आ गया ना, किडनी आ गई। अब आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम 9 सिस्टम हो चुके हैं। 10वां सिस्टम कौन सा होगा, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम। और स्केलेटन सिस्टम कौन सा होता है, जिसमें हम बोन्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, बोन्स के बारे में। इसके बाद लास्ट सिस्टम आपका मस्क्यूलर सिस्टम। मस्क्यूलर सिस्टम। और मस्कुलर सिस्टम कौन सा होता है, जिसके अंदर हम किसकी बात करेंगे, मसल्स की बात करेंगे। किसकी, मसल्स की। अब मसल्स क्या होती हैं, अब इन मसल्स का क्या रोल है, ये दोनों सिस्टम जब भी आप इनको पढ़ोगे तो ये दोनों सिस्टम कंबाइन पढ़े जाते हैं। ठीक है, और कंबाइन कैसे पढ़े जाएंगे, इनकी ये नाम, ये जाना जाता है कंबाइन नाम से, जो इन दोनों को पढ़ेंगे, मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम। मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे किसके बारे में थे, 11 सिस्टम्स के बारे में थे। अब ये सारे 11 सिस्टम मिलकर क्या बनाएंगे, एक बॉडी बनाएंगे, है ना। जो आपकी और हमारी बॉडी है उसको कौन से सिस्टम बनाते हैं, यही 11 सिस्टम बनाते हैं। और इन 11 सिस्टम्स का अपना अपना अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, रफ हटा दें इसको। चलो अब आते हैं हम सेल पे। ये किसकी बात हो गई थी, ये तो जी सेल से आगे, जब आगे ग्रुप होगी सेल तो ऑर्गन्स क्या बनाएगी, टिश्यू बनाएगी, टिश्यू से मसल्स बनेंगी, मसल से ऑर्गन बनेगा, और ऑर्गन से क्या बन जाएगा, सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, सेल की। सेल क्या है, हमने क्या बताया था, किससे बन रहा था ये, एटम, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से अगर मैं बोलूं और डिटेल में जाऊं तो कंपाउंड, एक कंपाउंड बनेगा जो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल होता है, और कंपाउंड से बनेगी आपकी सेल, सेल से बनेगा टिश्यू, टिश्यू से बनेगी मसल, मसल से बनेगा आपका ऑर्गन, और ऑर्गन से बनेगा सिस्टम। ठीक है, लेकिन अब इस सिस्टम को बनने के लिए भी, इन ऑर्गन्स को बनने के लिए एक सेल की जरूरत है। और ये सेल होती कौन सी है, ये तो चलो हमने पढ़ लिया, केमिस्ट्री की बात है, लेकिन हम किसकी बात पढ़ रहे हैं, नर्सिंग की बात कर रहे हैं। तो नर्सिंग में कौन सी सेल होगी, ये सेल होती है जायगोट। कौन सी सेल होती है, जायगोट सेल होती है। जो और यही जो जायगोट सेल होती है, इसी से क्या होती है, एक ह्यूमन बॉडी डेवलप होती है। क्या होता है, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये जायगोट क्या है, क्या समझे हम इस जायगोट को। जायगोट एक बोलूं तो एक रिजल्ट है, रिजल्ट इन द सेंस कि किसी चीज का आउटकम है। अब आउटकम किसका, एक प्रोसेस का है, जिसको आप, जिस प्रोसेस का नाम होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन क्या है, ये भी एक क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में क्वेश्चन। फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। क्या है, इसे बोलते हैं फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। अब जो बच्चे बायो से होंगे, जिन्होंने 12th में बायो पढ़ी होगी, उन्हें पता होगा कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बायो नहीं ली थी 12th में, और नॉन मेड या कॉमर्स साइड से थे, तो उनके लिए बता दूंगी ये अब फर्टिलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, गैमीट का फ्यूजन होता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी उठता है कि सर गैमीट्स क्या है, अब हमें ये भी बता दो गैमीट्स क्या है। गैमीट्स क्या है, इन ये गैमीट्स जो वो होते हैं, जैसे आपका फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में जो फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन करने के लिए चीज होती है, उसको बोलते हैं हम एग, दूसरे नाम से जाना जाता है ओवम। ठीक है,
तो इस एग को जो फर्टिलाइज होगा आगे जाके, इस एग को क्या बोला जाता है? गैमीट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गैमीट। इसे बोलते हैं फीमेल गैमीट। तो फीमेल गैमीट की बात करें तो कब, तो वो क्या होगी? एग और ओवम। लेकिन अगर मैं बात करूं मेल गैमीट की, कि सर फीमेल है तो मेल भी होगा ना, नेचर ने तो दोनों चीजों को बनाया है। नेचर किस पे चलती है? पुरुष और प्रकृति पे। अगर आप प्रकृति की बात कर रहे हो यानी फीमेल की बात कर रहे हो, तो पुरुष की भी तो बात करो। तो पुरुष में क्या आएगा? पुरुष के अंदर भी कोई गैमीट होगा। उस गैमीट को किस नाम से जानते हैं? स्पर्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्पर्म के नाम से। और जब ये दोनों गैमीट्स आपस में फ्यूज होंगे, मिलेंगे, तब एक नई सेल का जन्म होता है। उस सेल को हम बोलते हैं जायगोट। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? एक बार फिर बता देता हूं, जायगोट क्या है? एक बेसिक सेल है जिससे क्या प्रोड्यूस होती है? ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस होती है। अब क्वेश्चन ये था कि सर जायगोट क्या है? जायगोट एक आउटकम है किसी भी एक प्रोसेस का, जिससे और वो प्रोसेस कौन सी है? फर्टिलाइजेशन है। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, यानी कि दो गैमीट्स का फ्यूजन। जब इन दो गैमीट्स का फ्यूजन होगा तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और जब इनके फर्टिलाइज होने से कोई तीसरी चीज निकलेगी, जो आउटकम आएगा, उसको बोलते हैं हम जायगोट। ठीक है, गैमीट्स के बारे में बात करें तो मेल गैमीट्स होते हैं स्पर्म, और फीमेल गैमीट्स होते हैं एग और ओवम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये हाथ वाला काम बस आज के लिए एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट टाइम मैं डस्टर ले आऊंगा अपना प्रॉपर। मेरे हाथ काले हो चुके हैं। तो चलो अब बात करें भाई आगे। तो सेल के बारे में बात करें तो सेल क्या है? एक स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट है। क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, है ना। एग्जाम्पल किसका दिया था? जायगोट का दिया था। और जायगोट क्या है? एक स्मॉलेस्ट और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, ये जायगोट आगे जाके ह्यूमन बॉडी में डेवलप होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कोई जादू हो या कुछ चमत्कार होगा कि सर जायगोट तो और एकदम से अचानक नया बॉडी प्रोड्यूस बनेगी। नहीं, इसकी भी प्रोसेस होती है, जो आप जिसे आप नॉर्मली जानते हो। जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है ना, एक बच्चे को जन्म लेने में कितने मंथ टाइम लगता है? 9 मंथ का टाइम लगता है। और इस 9 मंथ में यही जायगोट आगे आगे बदल रहा होता है। ठीक है, तो जो ये ह्यूमन बॉडी बनेगी किससे? जायगोट से। कितना टाइम लेगी? 9 मंथ का टाइम लेगी पूरा। और इस पूरे 9th मंथ में क्या होगा? इस ह्यूमन बॉडी को बनते टाइम क्या होगा? जो हमारे 11 सिस्टम होने पड़े थे, वो 11 सिस्टम पूरे के पूरे एस्टेब्लिश हो जाएंगे इस नन्हे से बच्चे में। ठीक है, इसके अंदर नर्वस सिस्टम भी आ जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आ जाएगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आ जाएगा, सारे सिस्टम इसके अंदर आ जाएंगे। और वो कैसे रहेंगे? सारे फंक्शनिंग रहेंगे। ठीक है, सारे सिस्टम अपना अपना फंक्शन करेंगे। समझ में आया? तो सेल कौन सी थी? जायगोट। ये बता ही चुका हूं मैं कि भाई आगे अगर जो सेल कॉम्बिनेशन होगी तो सेल क्या बनाएगी? सेल टिश्यू बनाती है। तो टिश्यू की बात करें तो टिश्यू क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। और ऑर्गन क्या बनाएंगे? सिस्टम बनाएंगे। और सिस्टम क्या बनाएगा? कोई भी बॉडी बनाएगा। ठीक है, अब इसके बाद सेल में क्या आता है? ये तो चलो हमने एक आउटर कम पढ़ लिया कि हाँ चलो सर सेल पढ़ ली। सेल क्या है? एक स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है किसी भी बॉडी की। सेल जब कंबाइन होगी टिश्यू बनाएगी, टिश्यू से ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन से सिस्टम बनेगा, और सिस्टम से बॉडी सिस्टम बन जाएगा, पूरी बॉडी बन जाएगी। तो अब आगे क्या रहता है इसमें? अब इसके अंदर चलते हैं, है ना। ये तो हमने सेल से बाहर की बात पढ़ ली कि ठीक है सर सेल थी, सेल आगे जाके ये चीज कर रही थी। लेकिन अब इस सेल के अंदर क्या है? ये एक सेल है, ये हमने पढ़ लिया कि सर इससे 4 सेल बन जाएंगी, 5 सेल बन जाएंगी, 6 सेल बन जाएंगी, आगे जाके किसी भी चीज में बदलती रहेगी। लेकिन पहले ये तो बताओ कि इसके अंदर क्या है? ये भी तो एक क्वेश्चन है ना कि अंदर की बात जाननी चाहिए, जाननी चाहिए। तो चलो अंदर की बात जान लेते हैं, अंदर क्या है इसके। देखो, कोई भी जो सेल होती है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक सर्कुलर शेप में होती है। सर्कुलर कहूं या फिर कहूं ओवल। ठीक है, तो ये सेल है तो आप देख रहे हो कि पहले मैंने क्या बनाई? एक बाउंड्री बना दी है ना। इस बाउंड्री के अंदर हमें जाना है, इस बाउंड्री के अंदर जाना है। तो हम पहले पहले बाउंड्री के पढ़ लेते हैं ना कि सर ये बाउंड्री है क्या, क्यों बनाई आपने, है ना। तो इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर बोलूं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये समझ में आया था ना।
एक बार सेल को देख लेते हैं कि सेल एक्चुअली होती कैसी है। ये देखो, ये सेल है आपकी, ठीक है, ये पूरी सेल। अभी इनको भूल जाओ ये क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, सब छोड़ दो। अब बस यही देखो कि जो आपको दिख रहा है एक सर्कल शेप में दिख रहा है, ये क्या है, एक सेल है। और इसकी जो ये बाउंड्रीज दिख रही है, ये वाली बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे मैं किस नाम से भी जान सकता हूं, सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जान सकता हूं। ठीक है तो कोई डाउट? अब बात आती है कि सर इसके अंदर, है ना, अब हमने बाउंड्री के बारे में देख ली, तो बाउंड्री के बारे में हम इतना ही नहीं है कि सर हम नाम जान के छोड़ देंगे, नहीं, नाम जान के नहीं छोड़ेंगे, हम इसके अंदर भी चलेंगे, है ना, कि सर इसका सेल का जो फंक्शन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी फंक्शनिंग क्या है क्या नहीं है ना। तो एक बार ये बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं सेल के अंदर चल के ना। हमें अब तक क्या पता चला था कि जो ये सर्कुलर था ये क्या थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। क्या थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जब हम एंटर होंगे तो हमें क्या मिलेंगे, हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, स्मॉल स्ट्रक्चर्स, स्मॉल स्ट्रक्चर। और ये स्मॉल स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं, ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं। किसकी तरह? ऑर्गन्स की तरह। ऑर्गन्स कैसे? ऑर्गन्स वेरी लिटिल ऑर्गन्स, वेरी लिटिल या वेरी स्मॉल ऑर्गन, बहुत छोटे छोटे ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं, जो इसके अंदर जो चीजें प्रेजेंट होती हैं, है ना। तो ये किसकी तरह काम करते हैं? ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं, जिनका स्ट्रक्चर कैसा, वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इन स्मॉल स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जानते हैं? इनको हम जानते हैं ऑर्गेनेलीज के नाम से। ऑर्गेनेलीज, किस नाम से? ऑर्गेनेलीज। ठीक है, अब ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? ऑर्गेनेलीज कुछ नहीं है, बेसिकली स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड द सेल प्रेजेंट होते हैं ना। अब है कि सर ये ऑर्गेनेलीज कौन कौन से होते हैं, कितनी चीजें हमें सेल के अंदर मिलेंगी, अगर हम किसी सेल के अंदर जाएं तो हमें कितनी कितनी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि आपको सेल के अंदर क्या मिलेगा, तो पहली चीज तो क्या मिलेगी, न्यूक्लियस मिलेगी। क्या मिलेगी? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद क्या मिलेगा आपको? माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये न्यूक्लियस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, तो अभी आपको कोई इतना दिमाग पे लोड लेने वाली बात नहीं है कि सर न्यूक्लियस क्या, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या, हम तो पहली बार सुन रहे हैं। कोई बात नहीं, जो पहली बार सुन रहा है अभी सुन लो, जब आगे हम चलेंगे तो आपको न्यूक्लियस भी बताऊंगा कि न्यूक्लियस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया भी बताऊंगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसका काम क्या है। हम ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे जो जिसका डिस्कशन ना हो। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आता है राइबोसोम, राइबोसोम के साथ आता है लाइसोसोम्स, LY। लाइसोसोम्स के बाद आता है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के बाद आपका साइटोस्केलेटन। ठीक है, और एक रहता है आपका गोल्गी एपरेटस, है ना। इस गोल्गी एपरेटस के साथ एक बहुत बड़ी दुविधा होती है कि कोई बच्चा इसको गोल्जी बोलता है, कोई गोल्गी बोलता है, कुछ कुछ बोलता है, तो लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, गोल्गी एपरेटस। और ये होता भी गोल्गी ही एपरेटस है, इसको गोल्जी एपरेटस नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें किसके अंदर मिलेंगी, जब एक सेल के अंदर एंटर करोगे तो ये सारी चीजें हमें मिलेंगे, और इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। अब बात करेंगे होंगी कैसे, भाई ये चीज मिल तो रही है, लेकिन मिलेंगी किस स्टेट में, किस अवस्था में ये हमें मिलेंगी, कैसा इनका रूप होगा, कैसे हमें ये इस सेल के अंदर लोकेट होंगी, ये भी तो क्वेश्चन है ना। तो भाई जब नेचर ने सेल बनाई तो उसको पता था कि इसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें रखनी है ना, जिनको हम किस नाम से जान रहे हैं, ऑर्गेनेलीज के नाम से जान रहे हैं। अगर वह किसी भी इन सारी ऑर्गेनेलीज को एक के ऊपर एक रख दो ऐसे, तो ये काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। काम कौन सी करेगी? जो ऊपर वाली होगी। नीचे वाली क्या हो चुकी है, सप्रेस हो चुकी है, इससे दब चुकी है, तो नीचे वाली तो काम करेगी नहीं ना। तो अब नेचर ने क्या किया था कि भाई इस चीज को प्रिवेंट कर लिए, नेचर ने क्या किया, एक फ्लूइड दे दिया कि भाई ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस, ये आपके ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट्स हैं जगह जगह पे, है ना। तो नेचर ने क्या किया, इसके अंदर एक फ्लूइड छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? फ्लूइड। और ये सारे सेल में क्या प्रेजेंट, अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है। जब पानी है तो क्या करेंगे, अब ये जितने भी ऑर्गेनेलिज्म हैं फ्लोट करेंगे इस फ्लूइड में, क्या करेंगी,
फ्लोट करेंगी, तैरेंगी। जैसे आप बचपन में कभी तालाब या नदी में तैरने जाते हो तो क्या करते हैं, वो पानी में तैरते हो ना, तो यही सेम इसके अंदर हो रहा है कि नेचर ने क्या एक फ्लूइड दे दिया और फ्लूइड के अंदर क्या कर रहे हैं, ये सारे जितने भी आपके ऑर्गेनेलिज थे क्या थे, फ्लोट कर रहे हैं। फ्लोट कर रहे हैं इन द सेंस कि फ्रीली मूवेबल है, कि भाई कोई ये अगर ये वाली चीज है, यहाँ भी इधर से मूव हो सकती है और इधर भी मूव हो सकती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये फ्लूइड कौन सा है ना। अगर ये फ्लूइड है, नेचर ने फ्लूइड दिया है, तो इसका कुछ नाम भी होगा, है ना। काम तो आपने बता दिया कि सर ये क्या करता है, इन जो जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं इनको क्या करता है, फ्लोट करवाता है, ठीक है। अब इसका क्या है, फ्लूइड क्या है, फ्लूइड का नाम क्या है, इसका नाम होता है साइटोसोल। साइटोसोल समझ में आया। इसके अंदर आपका क्या होगा, सारे न्यूक्लियस न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, साइटोस्केलेटन होगा, राइबोसोम, लाइबोसोम, गोल्गी एपरेटस, सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होंगी, इस साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होंगी। समझ में आया। चलें आगे, अब ऑर्गेनेल्स को देखें। अभी जो ये यहां तक समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूं और आपको दिखाता हूं कि भाई ऑर्गेनेल्स क्या है, न्यूक्लियस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है ना। तो इसको मैं रफ कर देता हूं और आगे की तरफ बढ़ते हुए हम देखते हैं सेल को, ठीक है। देखो जो ये मैं यूज कर रहा हूँ पीपीटी, ये थोड़ी मैंडेटरी है एनाटॉमी के अंदर, क्योंकि इसमें मुझे डायग्राम्स दिखाने होते हैं, है ना। बिना डायग्राम्स के मैं आपको हालांकि हैंडमेड जो डायग्राम्स होते हैं उनमें मैं दिखा भी दूंगा, तो लेकिन इतनी क्लियरिटी नहीं आएगी जितनी क्लियरिटी आपको मैं पीपीटी के थ्रू दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो इसका जो मेन मोटो यूज करने का पीपीटी का वो यही है कि ताकि आपको हर चीज की क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। तो देखो सेंट्रोजोम भी है, सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल्स, ये क्या है क्या नहीं है आगे डिस्कस करेंगे, एक एक चीज को तो घबराना नहीं है ना। इसमें न्यूक्लियर एनवेलप भी आ गया, न्यूक्लियस भी आ गया है, राइबोसोम आ गया जो मैंने बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, है ना, जो इसको कवर कर रही है, क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, है ना। ये हो गया साइटोप्लाज्म, क्या हो गया, साइटोप्लाज्म, है ना। एक इधर आ गया लाइसोसोम्स, गोल्गी एपरेटस, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसे हम आर के नाम से जानते हैं ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपका न्यूक्लियस आ गया और ये आ गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम जानते हैं SER के नाम से, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ऑर्गेनेलीज हैं, क्या है, ऑर्गेनेलीज। देखो इसमें ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है और इसकी शेप कैसी है, सॉसेज शेप की है। अभी सॉसेज क्या होता है, कोई नहीं आगे बताएंगे ना, अभी इतना लोड दिमाग पे नहीं देना है, प्यार से चलेंगे, शांति से, कोई घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। देखा सेल, सेल कैसा, ऐसा सेल है भाई हमारा। और इसी सेल, ये सेल क्या आपकी पूरी बॉडी में हर ऑर्गन के पास अपने अपने एक सेल होती है, या फिर मैं कहूं कि आपकी बॉडी में जो भी चीज है, बाल से लेके पैर के नाखून तक, सारे किससे बना होते हैं, सेल से बना होता है, ठीक है। चलें आगे, चल अब जो बात की थी मैंने, अब ये है कि एक नया डायग्राम आ गया हमारे सामने कि भाई डायग्राम क्या है, एक चुनौती आ चुकी है, चुनौती है, समझ में नहीं आ रहा है सिर्फ क्या है। जिनको समझ में आ रहा है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए तो चुनौती है ही भाई। कोई नहीं, इस चुनौती को दूर कर देते हैं। लिखा भी हुआ है ना यहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब थोड़ा ध्यान आया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पड़ी थी, हाँ सर ध्यान आ गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आप सेल बता रहे थे, तो सेल की जो आउटर कवरिंग थी, ये वाली कवरिंग, इसको क्या बोल रहे थे हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किस नाम से जाना जा रहा था, सेल मेम्ब्रेन, नहीं था, आ गया ध्यान। तो भाई पढ़ते टाइम बुद्धि को थोड़ा सा सेंट्राइज रखें, अपना जहां हम पढ़ रहे हैं केंद्रित बिंदु पर रखें कि भाई नहीं अब भटकना नहीं है, भटकने का वक्त लेक्चर के बाद का है ना, लेक्चर से पहले जितना भटकना भटक लो, लेकिन लेक्चर के बाद आपको इसको पढ़ने के बाद जब भटकना दोबारा जब है, जब ये आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या मकसद है भाई, हम इसको क्यों डिटेल में पढ़ रहे हैं भाई, ये सेल है आपकी बॉडी की, इसके अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट थी, तो इनके भी तो कुछ काम होंगे, है ना। और इसके काम की किसको जरूरत होगी, बॉडी को जरूरत होगी, ठीक है। अगर मैं आपको समझाऊं, मोटे शब्दों में समझाऊं, तो एक आपकी पूरी बॉडी है ये, ठीक है।
इस बॉडी में ये एक सेल पड़ी है और एक इधर रखी है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ऑर्गन है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, ये कोई एक्स नाम की चीज प्रोड्यूस कर रही है वाली सेल, ठीक है, और इस ऑर्गन को इसी एक्स नाम की चीज की जरूरत है, समझ में आया? तो अब जो ये प्रोड्यूस कर रही थी, जो ये एक्स नाम की चीज प्रोड्यूस कर रही थी, ये किसके किसके अंदर कर रही थी, सेल के अंदर हो रही थी ना, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हो रही थी, है ना। अगर इस सेल से बाहर होती तो शायद ये आसानी हो जाती इस तक पहुंचने में, है ना, लेकिन हो कहाँ रही है, सेल के अंदर हो रही है। तो सेल के अंदर हो रही है तो जाहिर सी बात है कि इसको आने के लिए किसको क्रॉस करना पड़ेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा, है ना। और आपको जब किसी चीज को क्रॉस करना हो तो पहले क्या करना होता है, उसके बारे में जानना होता है कि भाई ये कहीं से हमें निकलने देगी या नहीं देगी, है ना। अगर मैं बोलूं कि भाई आपको एक रूम से बाहर निकलना है तो क्या करोगे, खिड़की देखोगे, क्या देखोगे, दरवाजा। तो भाई पहले मैं दरवाजा देखता हूँ कि इस पूरे कमरे में कोई दरवाजा है या नहीं जहां से मैं निकल सकता हूँ या नहीं निकल सकता हूँ, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, हम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किस लिए पढ़ रहे हैं, इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि जब हमें किसी चीज का एक्सचेंज करना हो, किसी सेल के अंदर से बाहर पहुंचाना हो और बाहर से किसी चीज को अंदर डालना हो, तो उसके लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए, भाई हमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है वो बनी कैसे, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो कैसे काम करती है, ठीक है। तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये ना बायफॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, किसकी बनी है, बायफॉस्फोलिपिड बाइलेयर। बाइक लेयर का मतलब कि दो लेयर है, और ये दो लेयर किसकी हैं, फॉस्फोलिपिड की हैं, किसकी, फॉस्फोलिपिड की हैं, ठीक है। अब जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात आती तो हमारी बुक्स क्या कहती हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो दो लेयर से ऐसे बनी हुई होती है जैसे एक सैंडविच बना हुआ होता है। भाई सैंडविच सुन के भूख ना लग जाए किसी को, है ना, खा पी के बैठा करो पढ़ने से पहले। तो जो सैंडविच की तरह बनी होती है, सैंडविच कैसे बनता है कि आपने एक ब्रेड की लेयर ये लगा दी और एक ब्रेड की लेयर ये लगा दी और बीच में आपने जो जितना भी स्टफिंग थी आपकी जिसकी भी थी, भाई आलू भरनी है, प्याज भरनी है, टमाटर भरनी है, वो आपने यहाँ भर दी। ये तो होता है सैंडविच, है ना, बहुत शौक से खाते हो। चलो आज सैंडविच को पढ़ाई में भी काम में लगा लो इसको। भाई जो सैंडविच जब पढ़ो या खाओ तो आपको क्या याद आना चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद आनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई इसकी देखो आपको दो चीजें दिख रही होंगी, एक ये वाला पार्ट दिख रहा है और एक ये वाला पार्ट दिख रहा है, थोड़ा सेम सेम सा है ना, और एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट थोड़ा सेम सेम सा है ना। तो ये एक लेयर ये हो गई और दूसरी लेयर ये हो गई। बाय लेयर की बात करी थी, दो लेयर्स की बात करी तो किसकी बनी है, ये बाय फॉस्फो लिपिड की बनी हुई है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है, दो लेयर है। तो इन दो लेयर्स का अगर मैं बात करूं, इन दो जो दो लेयर्स के अंदर जाके इसको जूम करके बात करूं तो जो ये चीज बनी हुई है इसको जूम करके देखूंगा तो मेरे पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे स्ट्रक्चर इसको इसने बोल दिया है हेड, ये क्या है, हेड, और इसको बोल दिया है इसने टेल, यानी कि जो ग्रीन वाला ऊपर पार्ट गोल वाला पार्ट है इसको बोल दिया है इसने हेड, ठीक है। अब हेड क्या है वो बाद में देखते हैं, हाइड्रोफिलिक क्या होता है क्या नहीं होता, पहले समझ लो हेड और टेल। ये कौन सा है, हेड, और नीचे वाला पार्ट जो ये वाला पार्ट है इसको क्या बोल दिया इसने, टेल बोल दिया, क्या बोल दिया है, टेल, और इसको हेड। एक हेड इधर है और एक हेड इधर है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसने हेड को बोला है हाइड्रोफिलिक, क्या बोला है, हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब होता है, इधर देखते हैं हम इसको, हाइड्रो दो शब्दों में तोड़ दो इसको, हाइड्रो और फिलिक, है ना। तो जब भी देखो हम जब अनाटमी पढ़ेंगे तो हम अनाटमी कभी भी ऐसे मगजमारी नहीं करेंगे भाई, अनाटमी के साथ बहुत प्यार से पढ़ेंगे। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो तोड़ देना उसको, है ना। जैसे आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हाइड्रोफिलिक क्या है, मुझे नहीं आ रहा समझ में, मैंने क्या किया, इसको तोड़ दिया, दो शब्दों में तोड़ दिया, एक हाइड्रो और दूसरा फिलिक। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, क्या होता है, पानी, और फिलिक का मतलब होता है लविंग, यानी भाई मुझे प्यार है किससे, पानी से, है ना, किसी तीसरे इंसान से नहीं है, किससे है, पानी से। तो जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको क्या, किससे प्यार है, जो ग्रीन वाला पार्ट है, पानी से प्यार है भाई इसको। अब भाई जिसको जिससे प्यार होता है उसके पास वही पाया जाता है ना। तो ये अगर मैं बोल दूं कि ये इनसाइड है ना, भाई एक मैं डायग्राम बना देता हूँ, चलो रफली से, थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूं भाई। ये ना जो है ये ऐसे है,
ये पूरी सेल ऐसे ऐसे, जो ये वाले पार्ट है जो हेड है ये कहाँ है, इनसाइड, इनसाइड द सेल है, और ये वाले पार्ट कहाँ है, आउटसाइड द सेल। तो आप देख रहे हो कि एक हेड सेल के अंदर जा रहा है और दूसरा सेल सेल मेम्ब्रेन के बाहर आ रहा है दूसरा हेड। तो यानी कि पानी की, जो मैं बोलूँ कि पानी कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो आप क्या कहोगे सर, सेल के अंदर भी पानी पाया जाएगा और सेल के बाहर भी पानी पाया जाएगा। समझ में आया? तो क्यों पाया जा रहा है, क्योंकि जो सेल के अंदर और बाहर क्या प्रेजेंट है, हेड प्रेजेंट है, बाय फॉस्फोलिपिड लेयर का हेड प्रेजेंट। और हेड कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। क्या होता है, वाटर लविंग। ठीक है, चलो सर हेड क्लियर हो गया। टेल पे आ जाओ। टेल क्या है, हाइड्रोफोबिक। क्या है, हाइड्रोफोबिक। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो तोड़ दो, तोड़ दिया जी, हाइड्रोफोबिक। अब हाइड्रो क्या है, सेम वही पानी है जी, थोड़ी देर पहले तो बताया था। फोबिक इसका नहीं पता सर, क्यों, क्योंकि बताया नहीं है। फिलिक बताया था, फिलिक का पूछ लो, लविंग है यानी कि क्या है, प्यार करने वाला है। लेकिन फोबिक का मतलब, चलो फोबिक का मतलब नहीं पता फोबिया तो सुना होगा, फोबिया क्या, इस फोबिया का क्या मतलब होता है, डर लगना, या फिर इंग्लिश में कहूं फियर ऑफ समथिंग। भाई किसी चीज से मुझे डर लगता है तो आई एम फोबिक टू दैट थिंग। समझ में आया? तो क्या क्या है, डर लग रहा है, और डर लगने वाली बात को अगर मैं प्यार वाली बात में कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये नफरत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नफरत। समझ में आया? तो ये जो टेल है ये कैसी है, हाइड्रोफोबिक है, पानी से नफरत करने वाली चीज है। क्या है, पानी से नफरत करने वाली चीज। तो आप देख पा रहे हो कि जो टेल है वो कहाँ दिख रही है आपको, सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में। सेल के बाहर अंदर हेड हो गया, सेल के बाहर हेड हो गया, दोनों के बीच में क्या आ गई, ऊपर वाले हेड की भी टेल आ गई और नीचे वाले हेड की भी टेल आ गई। तो टेल कैसी है, हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग। तो भाई अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेल के अंदर पानी प्रेजेंट हो सकता है, सेल के बाहर पानी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन सेल के बीच में, इस लेयर के बीच में पानी प्रेजेंट नहीं हो सकता। समझ में आया? तो अगर मैं बोलूं कि, चलो दूसरी बात बाद में बोलता हूं, पहले जो लिखा हुआ उसको समझ लेते हैं। और इसने जो लिखा है, हमारे इस महाशय जी ने जो चीज लिखी है, भाई दो चीज तो हमने समझ ली है कि भाई टेल, हेड समझ लिया हाइड्रोफिलिक है और हाइड्रोफोबिक समझ ली, टेल है। ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल क्या है, देख रहे हो ना, अब ये वाला, ये दिख रही है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, है ना। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से। आगे इनका फंक्शन क्या है, जब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस पूरा ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे, सेल के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे कि ये जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स हैं, क्या कर रहे हैं, ये क्यों है, सेल की जो ये टेल वाला पार्ट है इसमें क्यों एम्बेडेड क्यों है। ठीक है, इसके बाद एक चीज है कि भाई चलो ये तो आपको दिख रहा है ना, कि सर टेल दिख रही है, हेड दिख रही है, ये बता दिया आपने, कोलेस्ट्रॉल की मॉलिक्यूल बता दिया आपने। ये वाला मसला क्या है फिर, ये वाला मसला क्या है। इस वाले मसले को समझने से पहले एक चीज समझते हैं कि जो ये सेल है किसकी बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है। किसकी लिए बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड। तो आप एक चीज देख रहे हो कि इसमें क्या आ रहा है, लिपिड आ रहा है, एक लिपिड, है ना। अगर मैं बोलूं कि मुझे इस मेम्ब्रेन के क्रॉस जाना है, मैं यहां बाहर हूं, ठीक है, मुझे कहां जाना है, अंदर जाना है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसी चीज चाहिए जो इसके बीच से आसानी से होकर गुजर जाए, है ना। तो भाई इसके बीच से आसानी से कौन गुजर सकता है, जो इसका मेंबर होगा, है ना। और मेंबर क्या है, मेंबर किसका बना हुआ होना चाहिए, लिपिड का बना होना चाहिए, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि इसके जो क्रॉसिंग होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, वो चीज, वो कंपोनेंट, वो मॉलिक्यूल आसानी से क्रॉस कर सकते हैं जो किसके बने हुए हो, लिपिड के बने हुए हो। चलो लिपिड के, ठीक है सर, हमें नहीं पता लिपिड से क्या बना होता है, ठीक है भाई, हमें नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, मैं भी नहीं बता रहा, क्या हमें नहीं पता कि लिपिड से क्या बना हुआ है। लेकिन एक चीज भी तो हो सकती है कि चलो सर लिपिड का मॉलिक्यूल हमारे पास नहीं है, या फिर मैं कहूं कि जो मुझे एक्स कंपोनेंट है इसको क्रॉस करवाना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये मेरा लिपिड से बना ही नहीं है,
तो फिर क्या लिपिड से लिपिड तो इसमें से क्रॉस नहीं होगा, होगा, लेकिन कंडीशन कि जो ये एक्स है ये लिपिड्स में डिसॉल्व सॉल्युबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए। अगर मैं इस एक्स के कंपाउंड को किस में मिलाऊं? लिपिड के सॉल्यूशन में मिलाऊं। किस में? लिपिड सॉल्यूशन में मिलाऊं, घोलूं, तो पूरा घुल जाए, पूरा डिसॉल्व हो जाए, पूरा सॉल्यूट हो जाए, सॉल्युबल बन जाए, तो क्या बनेगा? ये किसका रूप ले लेगा? ये एक्स लिपिड का रूप ले लेगा। और हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसकी बनी हुई है? बाइफॉस्फोलिपिड लेयर की बनी हुई है, यानी कि लिपिड की बनी हुई है, तो ये आसानी से इसको क्रॉस करने देगी। समझ में आ गया? तो यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर हो जाता है कि जितने भी आपके लिपिड या फिर लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड्स होंगे, लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड्स होंगे, ये आसानी से क्रॉस कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। एक पॉइंट क्लियर हो गया? चलो अब दूसरा पॉइंट है ना, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई चलो मेरे पास कोई एक्स को छोड़ देते हैं ना, जैसे देखो वो एक्स के पीछे पड़ा रहता है, एक्स को छोड़ देते हैं, वाई पे आ जाते हैं, तो मेरे पास कोई वाई कंपोनेंट है, ठीक है। मैं कहता हूं कि ये लिपिड का भी नहीं बना हुआ है, ये लिपिड का बना हुआ नहीं है, ठीक है। तो दूसरी बात आप सोच रहे थे कि चलो सर लिपिड का नहीं बना हुआ है तो कोई बात नहीं, हम इसको लिपिड में डिसॉल्व कर देते हैं, सॉल्युबल करवा देते हैं। नहीं होगा भाई, क्यों? तो मैं कह रहा हूं कि लिपिड में भी इनसॉल्युबल है, लिपिड इनसॉल्युबल है। और इस इनसॉल्युबल का मैंने जब ये नाम लिखा तो इसका मतलब क्या होगा कि आप जब से लिपिड में घोलोगे तो ये घुलेगा नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है ना, अब बुद्धि घूमेगी तो भाई घुमाओ बुद्धि को थोड़ी सी। अब मैं कह दूं, चलो मैंने अब आपको एक चीज बता दी कि लिपिड सॉल्युबल नहीं है, वाटर सॉल्युबल है। क्या है? वाटर सॉल्युबल है कि अगर मैं इसको पानी में घोलूंगा तो पानी में घुल जाएगा, है ना। तो इसका पानी में क्या घुलती है? चीनी घुलती है सर। और चीनी को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। अबे ग्लूकोज नहीं बोलते, चीनी को शुगर बोलते हैं। जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी में कंपोनेंट होता है शुगर का, इसका शुगर का जो कंपोनेंट होता है वो ग्लूकोज माना जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो मैं जो चीनी है मैं डायरेक्टली क्या बोल रहा हूँ? ग्लूकोज। तो वाटर में कौन घुलता है? शुगर घुलता है, और शुगर को मैंने क्या बोल दिया? ग्लूकोज। तो ये जो हमारा वाई कंपोनेंट है ये क्या है? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। तो भाई अब मुझे ग्लूकोज चाहिए, मेरे ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ रही है, मैं शुगर का पेशेंट होता जा रहा हूं, तो मेरी बॉडी को क्या करना है? मेरी बॉडी को उस ब्लड में से उस शुगर को उठाना है, किसके अंदर डाल देना? सेल के अंदर डालना है, ठीक है। लेकिन सेल के अंदर डालने में एक दिक्कत आ रही है कि जो सेल है ये किसके बाहर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अभी आपको बताया कि जो शुगर है वो क्या है? वाटर सॉल्युबल है। और थोड़ी देर पढ़ाया था कि सर ये जो लिपिड है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या कर रही है? ये तो लिपिड सॉल्युबल के अलावा किसी चीज को मूव ही नहीं करने दी अपने अपने अंदर। तो फिर भाई ग्लूकोज के इसके अंदर जाना जरूरी है, तो कैसे जाएगा भाई? ये अब क्वेश्चन उठता नहीं कि सर खाओ, कैसे होगा अभी ये? तो ये भाई ऐसे होगा, देखो समझो थोड़ा सा इसको, है ना। अब बात आती देखने वाली बात पे, थोड़ा सा देखो इसमें क्या है। ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये, ठीक है। इनको बोलते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये जो क्या दिख रहे हैं आपको? मेम्ब्रेन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब इनका क्या काम है? इनका काम होता है जो भी आपके क्या होंगे? लिपिड इनसॉल्युबल होंगे। क्या होंगे? लिपिड इनसॉल्युबल होंगे, यानी कि अगर मैं कहूं लिपिड इनसॉल्युबल तो वो क्या होने चाहिए? वाटर सॉल्युबल्स होने चाहिए। तो जितने भी वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स होंगे वो किसके थ्रू सेल के अंदर जाएंगे? इसके थ्रू अंदर जाएंगे, यहां से एंट्री लेंगे और यहां सेल के अंदर बाहर निकल जाएंगे। समझ में आया? तो जो मॉलिक्यूल था, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल था, इसने किसकी तरह काम किया? विंडो की तरह काम किया भाई। विंडो की तरह काम कैसे किया कि अगर इस वाली पूरी दीवार में जो गेट है उससे आपको एंट्री नहीं मिल रही है तो आप क्या कर सकते हो? खिड़की से भी अंदर जा सकते हो। समझ में आया? अब चलो ये समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन और उठता है कि चलो हमें कि सर हमें सारी चीजें समझ में आ गई, इसमें जो आपने बताई, जो इसमें लिखी हुई है, हम सब चीजों से सहमत हैं, लेकिन हमारे मन में एक सवाल उठ रहा है
कि ये क्या चीज है, एक कार्बोहाइड्रेट चेन जो लिखी हुई है ये क्या चीज है। और ये देख पा रहे हैं कि सर हम कि ये सिर्फ किसके ऊपर है, मेम्ब्रेन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के ऊपर ही आपको क्या देखने को मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट चेन देखने को मिल रही है ना। तो इस कार्बोहाइड्रेट चेन का क्या काम है, अब भाई कुछ ना कुछ तो काम होगा ना यार, ऐसे तो बेवजह तो कुछ नहीं होता है ना, होता है बेवजह कुछ, कुछ नहीं होता भाई बेवजह, हर चीज की वजह होती है। ठीक है, तो इसकी वजह है कि जितने भी मैं बात कर रहा था ग्लूकोज का, मैंने ग्लूकोज की बात की कि सर वाटर वाटर सॉल्युबल है, लिपिड इनसॉल्युबल है, तो यहां से नहीं गुजरेगा, यहां से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ग्लूकोज को क्या पता है कि भाई मुझे इसी से गुजरना है, ग्लूकोज को क्या पता, ग्लूकोज को अब इसलिए पता होगा कि यहाँ पे जो ये कार्बोहाइड्रेट चेन्स है ना, ये किसका काम करती हैं, लॉक एंड की मैकेनिज्म पे काम करती हैं, लॉक एंड की मैकेनिज्म। लॉक एंड की मैकेनिज्म का मतलब, चलो इसको बाद में समझाता हूं, मैं पहले आपको बोल देता हूं रिसेप्टर्स। किसकी बात, रिसेप्टर्स की, यानी कि जितने भी ये ग्लूकोज है किसी ना किसी चीज से कोडेड है ना। मैं मान लो मैंने इसका कोड बना दिया कि भाई ये उसी चीज पे जाके रिसेप्ट होगा जिस रिसेप्टर पे एक नंबर लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो मैंने इस ग्लूकोज का कोड क्या रख दिया, एक। तो ये अब मैंने मान के चलो मेरे पास एक यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट चेन है, एक यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट चेन है, और एक यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट चेन है। तो इनमें एक का नंबर, एक का रिसेप्टर एक है, एक का दो है, और एक का तीन। तो ये जो ग्लूकोज रहेगी ना, ये उसी रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगी जिस रिसेप्टर का जो कोड होगा वो क्या होगा, एक होगा। क्यों, क्योंकि इस ग्लूकोज का कोड क्या है, एक। तो ये उसी रिसेप्टर पे जाके क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी और सेल के अंदर चली जाएगी। समझ में आया। तो जो आपकी कार्बोहाइड्रेट चेन थी क्या कर रही थी, एक रिसेप्टर का काम कर रही थी कि भाई क्या कर रही हो, मुझे इसी चीज को, इस पर्टिकुलर इस चीज को क्या कहाँ करना है, सेल के अंदर पहुंचाना है। और ये जो रिसेप्टर वाला मेथड है, इसको हम दूसरे उसमें बोलते हैं लॉक एंड की मैकेनिज्म, कि भाई एक कोड का एक ही रिसेप्टर हो सकता है। जैसे आपका एक लॉक सिर्फ और सिर्फ एक ही की से खुलेगा, उसकी जो स्पेसिफिक की होगी। तो यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट चेन से क्या करती है, एक स्पेसिफिक कंपाउंड को पकड़ती हैं जिसके लिए कोडेड होते हैं, जिसका रिसेप्टर इनके पास होता है, उसके अलावा किसी को नहीं पकड़ेंगे। ठीक है, समझ में आया इतना। तो जो मॉलिक्यूलर प्रोटीन से क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं उन चीजों को जो क्या होते हैं, लिपिड सॉल्युबल नहीं होते, वाटर सॉल्युबल्स होते हैं। समझ में आया यहां तक, कोई डाउट इसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसमें दो ही चीजें मेन पढ़ने, दो क्या तीन चार चीजें पढ़ने वाली बात नहीं। तो ये बाइफॉस्फोलिपिड की लेयर की बनी होती है, हाइड्रोफिलिक इसके हेड होते हैं, हाइड्रोफोबिक टेल होती है जो सेंटर वाला पार्ट होता है, और आपका ये कोलेस्ट्रॉल चेन। दूसरी इसमें ये प्रोटीन्स पर जो लगे हुए हैं, एम्बेडेड हैं जगह जगह, ये किसका काम करते हैं, एक चैनल का काम करते हैं ना। और इसी चैनल के थ्रू आपकी आगे जाके ना एक प्रोसेस होगी जिसको हम आगे जाके नाम से जानेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, आगे पढ़ेंगे आगे आएगा तब देखेंगे ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या चीज है। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में नहीं आया होगा, आ गया होगा। अगर नहीं आता है कोई चीज समझ में तो वीडियो को पॉज करो, बैक जाओ, दोबारा देखो। फिर भी समझ में नहीं आया नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट डाल सकते हो। मन कर रहा है कि नहीं सर हमारा मन नहीं कर रहा कमेंट सेक्शन में डाउट डालने का, है ना, कोई देख लेगा, कोई बच्चा देख लेगा जी फलाने लड़के पे ये डाउट नहीं आ रहा, ये सिंपल सा क्वेश्चन नहीं पता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेज पे जाओ, इसका जो हमारे एमवी नर्सिंग डेस्क का जो इंस्टाग्राम अकाउंट में क्रिएट कर चुका हूँ, उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हालांकि आप सब बच्चों ने फॉलो कर लिया है, नहीं जिसने नहीं किया वो डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक से उस चैनल तक पहुंच सकता है, पेज तक पहुंच सकता है, वहां अपना डाउट डाल सकता है। ठीक है, तो आगे चले। चलो आगे चलते हैं। यहां से स्टार्ट होती है हमारी ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना। जो हमने पढ़े थे सारी चीजें पढ़ी थी कि भाई ऑर्गेनेल्स क्या क्या है, न्यूक्लियस है, फलाना है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब चीजें। तो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते थे, क्या कह रहा है कि ऑल बॉडी सेल्स हैव अ न्यूक्लियस। आपकी बॉडी की बात कर दी इसने, अब बहुत बड़ी बात कर दी भाई। इस बॉडी के बाद बहुत सारे क्या है, सिस्टम है। कितने सिस्टम है, बहुत सारे, 11 सिस्टम है सर, अभी तो बताए थे।
और इन 11 सिस्टम्स के पास बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और इन बहुत सारे ऑर्गन्स के पास बहुत सारी सेल्स हैं। समझ में आया? तो इसने क्या कह दिया कि जो न्यूक्लियस है, हर सेल के पास क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस, है ना? सही कह रहा है? सही कह रहा है। लेकिन जब आप आगे जाओगे ना तो एक सेल ऐसी आएगी जिसका नाम होता है आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल। इस मोहतरमा की बात करें तो ये मोहतरमा बहुत धोखे देने वाली मोहतरमा है। कैसे? कि जब आरबीसी इमेच्योर होती है, इमेच्योर होती है, तो इस मोहतरमा के पास न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब ये थोड़ा कॉन्सेप्शन आपको सिर्फ फिलहाल यहीं के लिए ध्यान देना होगा। सर आरबीसी क्या है? आरबीसी रेड ब्लड सेल्स है जो आपके ब्लड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे ब्लड के अंदर, अभी नहीं पढ़ेंगे। अब आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि आरबीसी जब होती है, आरबीसी के पास क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन जब ये इमेच्योर फॉर्म में होती है, पहली बात करते हैं कि इमेच्योर फॉर्म क्या है। मैं क्यों इमेच्योर फॉर्म बता रहा हूं आपको? भाई हम तो मैच्योरिटी से बात करेंगे ना, बड़े हो गए हम सब ना, तो हम तो मैच्योरिटी से मतलब है ना। तो मैं क्यों आपको इमेच्योर लेके जा रहा हूँ? इमेच्योर इसलिए लेके जा रहा हूं कि जब भी आपकी आरबीसी, कोई नई आरबीसी फॉर्म होगी, जो न्यू आरबीसी होती है वो फॉर्म होती है बोन मैरो से। कहां से? बोन मैरो से। बोन मैरो से कुछ समझ में आ रहा है? ध्यान आ रहा है? क्रिस मूवी समझ में आ रही है? वो अपने बाप से बोन मैरो लेता है, उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवाता है। तो वही वाली बोन मैरो भाई, इसी बोन मैरो से क्या बनती है? आरबीसीज बनती है, ब्लड सेल्स बनती हैं। लेकिन जब इनको क्या करना होता है? ब्लड सर्कुलेशन में छोड़ना होता है, तो ये हमेशा किस फॉर्म में आती हैं? इमेच्योर फॉर्म में आती हैं, है ना? तो जब ये आपके ब्लड, ये आपकी ब्लड वेसल है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ब्लड प्रेजेंट है। जब पुरानी आरबीसी जो जाएगी, उसकी जो लाइफ स्पैन होती है 120 डेज होती है। 120 दिन के बाद आपकी एक आरबीसी मर जाएगी। ठीक है, तो जब उस किसी आरबीसी के 120 डेज पूरे होने होते हैं तो बॉडी क्या करती है? नई आरबीसी कहाँ छोड़ देती है? ब्लड सर्कुलेशन में छोड़ देती है। लेकिन जो ये आरबीसी आई है, ये कैसी है? इमेच्योर है, अभी ये मैच्योर नहीं है, ये काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या इसका क्या होगा? हम इसका क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है। ब्लड सर्कुलेशन क्या करे? इसको ठोकरें खा दिला दिला के खिला खिला के क्या कर देगी? मैच्योर कर देगी। और जैसे ही ये इमेच्योर सेल मैच्योर में बदलेगी, इसके अंदर से क्या चला जाएगा? न्यूक्लियस गायब हो जाएगा भाई। समझ में आया? और इसी वजह से क्या बोला जाता है कि जो आपकी आरबीसी होती है उसके पास क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, लेकिन कौन सी आरबीसी पे, कौन सी उसकी फॉर्म पे? मैच्योर्ड फॉर्म पे। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। ये समझ में आ गया होगा? जिसको समझ में नहीं आया कोई आपत्ति वाली बात नहीं है भाई, वीडियो को रोको, दोबारा पढ़ो। दोबारा समझ में नहीं आ रहा दोबारा पढ़ो, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे पास आ जाना। ठीक है, अब देखो, लार्जेस्ट ऑर्गेनेल एंड इज कंटेंट विद इन अ न्यूक्लियर एनवेलप। अब क्या किसकी बात कर रहा है? इसने क्या कहा है? लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है। लार्जेस्ट ऑर्गेनेल का मतलब कि जो हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, या कि जितने भी आपके, मैंने पूरी लिस्ट बताई थी ऑर्गेनेल्स की, उन सब में से जो न्यूक्लियस है वो लार्जेस्ट है। क्या है? सबसे बड़ा, लार्जेस्ट है। ठीक है, और जो न्यूक्लियस होता है ये एक एनवेलप में होता है। एनवेलप मतलब लिफाफा, है ना? जो आप कन्यादान पे दे के आते हैं ना, पैसे रख के, जिसके अंदर 1 रुपए दे के आते हो, लिफाफा लेते हो, इतना बड़ा, उसमें देते 1 रुपया, है ना? वही वाला लिफाफा है। इस लिफाफे के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी कि ये अंदर न्यूक्लियस है, इसको मैंने एक लिफाफे में बंद कर दिया। तो जो ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, तो अब इस जो न्यूक्लियस एनवेलप मैंने रखा है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। अब मैं बात करूंगी, चलो सर इस न्यूक्लियस के पास क्या है? इस न्यूक्लियस के पास है जेनेटिक मटेरियल। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन उठता है कि सर ये क्या है? अब है, ये तो कभी सुना ही नहीं जेनेटिक मटेरियल। जिसने सुना है वो समझ में नहीं आ रहा होगा, जिसको समझ में आ रहा है फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। तो अभी जेनेटिक मटेरियल क्या है? अब मैं बात करूं आपसे इसकी, तो आपने सब चीजों ने, सब लोगों ने एक चीज सुनी होगी, भले जेनेटिक मटेरियल नहीं सुना, लेकिन एक चीज सुनी होगी, जिसको कहते हैं डीएनए। कि डीएनए टेस्ट करवा दो इसका, सुना है ना? अब ये मत कहना कि सर ये भी नहीं सुना। नहीं सुना ना? ये मूवी में बहुत होता है, हर फिल्म में ये काम होता है कि डीएनए टेस्ट करवा दो फलाने बच्चे का, पता चल जाएगा उसका बाप कौन है। ये डीएनए क्या है? ये जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है,
अब यहाँ पे भी क्वेश्चन उठता है कि सर डीएनए है क्या, फुल फॉर्म तो बता दो। ये तो पता चलिए हमें, जेनेटिक मटेरियल, इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो क्या सिर्फ एक ये डीएनए ही प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल में? नहीं, इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम देखेंगे सिर्फ आरएनए को, डीएनए और आरएनए। अब उठता है कि सर आरएनए क्या है? आरएनए है आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड। समझ में आया? ये डीएनए टेस्ट नहीं है भाई, सिर्फ डीएनए है। डीएनए प्लस आरएनए क्या बनाता है आपका? जेनेटिक मटेरियल, जो कहां प्रेजेंट होता है? किसी भी सेल के न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, इस जेनेटिक मटेरियल का क्या काम है, कहां काम आएगा, कहां काम नहीं आएगा, हम आगे देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं बात करूं कि डीएनए की बात करते हैं ना। हमारा जो मेन चीज है वो क्या है? डीएनए है। किसी भी सेल के जब नई सेल बनती है, कोई नई चीज की फॉर्मेशन होती है, तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें डीएनए चाहिए, है ना। इसके लिए मैं दो दो चीज ले लेता हूँ, है ना। एक पिताजी को ले लेता हूँ, यहाँ पे हमने पापा जी ले लिए हैं, और इधर ले लिए माता जी। ठीक है, अब इन दोनों से इनके बच्चे का जन्म होना है। ठीक है, ये बच्चा बना दिया हमने जी। ठीक है, अच्छा इस बच्चे ने जन्म लिया तो भाई मोहल्ले मोहल्ले वालों ने बोला कि जो बच्चे का जो मुंह है, फेस है, किस पे गया? पिताजी पे गया जी। ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं कि जो आंखें हैं किस पे गई? माता जी पे गई हैं। सुनते हो ना, आम बात है ना। लेकिन ये किसके आधार पे बोल रहे हैं? वो उन्हें कुछ नहीं पता है, लेकिन हम जब इसकी स्टडी होती है तो उसके लिए क्या बोलते हैं? इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है डीएनए। और डीएनए के अंदर भी जाऊं तो चीज होती है क्रोमोजोम। क्या होती है? क्रोमोजोम। ठीक है, किसी भी एक, मैं अगर पिता की बात करूं तो एक पिता के अंदर 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, और माता के अंदर भी सेम 46। ठीक है, तो इस बच्चे में कितने होंगे? इसमें भी 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46 क्रोमोजोम। अब यही क्रोमोजोम जब मेरी एक सेल से दो सेल बनती हैं, एक सेल से डिवाइड होकर दो सेल बनती हैं, तो इस प्रोसेस को मैं बोलता हूं सेल साइकिल। यानी कि एक सेल से दो सेल का बनना क्या कहलाती है? एक प्रोसेस जिसका नाम क्या होता है? सेल साइकिल होती है। ठीक है, तो इस सेल साइकिल में मान के चलो ये सेल है, किसके अंदर जा रही है? सेल इस आगे जाके डिवाइड होगी, तो डिवाइड होने से पहले, इस सेल साइकिल के स्टार्ट होने से पहले, जो इसके अंदर जो क्रोमोसोम रहेगा, जो डीएनए रहेगा, जेनेटिक मटेरियल रहेगा, वो कहलाएगा क्रोमैटिन। क्या कहलाएगा? क्रोमैटिन। यानी कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर? नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर। नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर, इस सेल के अंदर जो डीएनए रहेगा वो क्या कहलाएगा? क्रोमैटिन कहलाएगा। और जैसे ही ये सेल किस में चली जाएगी? सेल साइकिल के अंदर चली जाएगी, यानी कि डिवाइड होने के लिए आगे चली जाएगी, खुद का बलिदान करने चली जाएगी, तो इस सेल का यही डीएनए क्या कहलाएगा? क्रोमोसोम कहलाएगा। भाई समझ में आया? यहां तक कोई डाउट? चलो ठीक है भाई, न्यूक्लियस समझ में आया, एक ऑर्गेनेलिज्म हम पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं कि भाई आगे कौन सा ऑर्गेनेल आएगा। यहां तक कोई डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए। जिसको है प्लीज वीडियो को प्रीवियस करके, स्टॉप करके, वापस जाके देखो। फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो हमसे आप पूछ सकते हैं बेफिक्र होके। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल था जो हमने पढ़ा था। अभी बताया था कैसी शेप थी? सॉसेज शेप थी। सॉसेज सॉसेज जो भी है देख लेना भाई। सॉसेज शेप क्या होता है? आप लोगों ने, जो शहर के लोग होंगे वो जानते हैं, हॉट डॉग होता है एक, है ना, जिसे खाया जाता है, खाने की चीज आती है, फास्ट फूड में आता है हॉट डॉग। इस हॉट डॉग का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऐसा बेंड करके। ठीक है, इस शेप का क्या होता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, और ये किसके अंदर प्रेजेंट है? सेल के अंदर प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि सेल का एक ऑर्गेनेल ही है, पार्ट है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर
हाउस। पावर हाउस, इसको पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बंदा, ये ऑर्गेनाइज अपनी खुद की एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? प्रोड्यूस एनर्जी। यानी कि अगर मैं आपको खाना देना बंद कर दूं, ठीक है, तो आपकी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो बाकी ऑर्गन्स क्या करेंगे, बाकी ऑर्गेनाइज क्या करेंगे, डैमेज हो जाएंगे। लेकिन ये बंदा डैमेज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि भाई इसके पास अपनी खुद की सप्लाई है, किसकी? एनर्जी की। समझ में आया? और जो ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना, ये प्रोड्यूस करता है एटीपी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। अब सर एटीपी क्या है? एटीपी की फॉर्म होती है एडिनोसाइन, एडिनोसाइन ट्रायोफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसाइन ट्रायोफॉस्फेट। ये इस फॉर्म में आपकी क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है। अब आगे एक चीज लिखी हुई है एरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या है सर? एरोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एरोबिक रेस्पिरेशन? जो बच्चे 12th में होंगे मेडिकल साइंस से, वो जानते होंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। और जो नहीं जानता है मेडिकल फील्ड में होने के बाद भी, तो नालायक को पढ़ लिया करो, कुछ नहीं रखा फालतू की चीजों में भाई। ठीक है। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो एक प्रोसेस होती है, कोई एक प्रोसेस होता है जो किसकी प्रेजेंस में होता है? O2, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। रेस्पिरेशन क्या होती है? जो O2 की प्रेजेंस में हो। किसकी प्रेजेंस में? O2 की प्रेजेंस में। इन द प्रेजेंस ऑफ O2, यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है। तो हमने अभी देखा कि क्या कर रहा है, पावर हाउस था, क्या प्रोड्यूस कर रहा था? एनर्जी। किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। लेकिन इसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या हो गई? एक ऐसी प्रोसेस होगी जिसको क्या कर रही है, जिसके अंदर क्या हो रहा है? एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो मैं कह सकता हूं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया जो भाई साहब हैं, ये क्या कर रहे हैं? एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म of ATP and in presence of ऑक्सीजन। समझ में आया? देखो उसने कहा है कि जो एनर्जी फॉर्म होगी किसके फॉर्म में होगी? एटीपी के फॉर्म में होगी। एटीपी मैंने आपको बता दिया क्या है? एडिनोसाइन ट्रायोफॉस्फेट। समझ में आया? उसने क्या किया? आगे देखो भाई, जितनी, अब देखो भाई सिंपल सा है, सिंपल सा मुद्दा है, कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना? आप घर गए, घर का आपने दबा के काम किया, थक गए, तो आप क्या बोलते हैं कि मैडम मम्मी मैं 4 नहीं 5 रोटी खाऊंगा आज। 5 नहीं 6 खानी भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा काम किया, भूख ज्यादा लग रही है। तो वही है कि जितनी ज्यादा एक्टिव सेल होगी, यानी कि जितनी मोस्ट एक्टिव सेल होगी, उतनी ही उसके पास क्या होंगी? नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, उतने ही नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। और जितने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। ठीक है। अब उसने क्या क्या दिया कि अब ऐसे कौन कौन से ऑर्गन होंगे जिसके पास बहुत ज्यादा सेल्स होंगी, है ना, जो बहुत ज्यादा काम करती होंगे। देखो लिवर, लिवर बहुत ज्यादा काम करता है भाई आपका। क्या काम करता है ये हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता देता हूँ मोटा मोटा काम, कि जो ग्लूकोज होती है आपकी बॉडी में, इसको ग्लाइकोजन में बदलता है। अभी ग्लाइकोजन क्या है, इसका क्या रोल है, ये आगे पढ़ेंगे भाई। अभी आपको कोई भी दिमाग पे लोड लेने वाली बात नहीं सोचनी है ना। ग्लाइकोजन में बदलता है, ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब डिटॉक्सिफाई करता है। और डिटॉक्सिफाई क्या होता है कि आप जो ड्रग खाते हो, जो भी दवाई खाते हो, जो उसके हार्मफुल इफेक्ट आपकी बॉडी पे आने हुए होते हैं, तो उनको, उनसे कौन बचाता है? लिवर बचाता है ना। और इसका ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी कौन करवाता है? लिवर ही करवाता भाई। आपको ड्रग दे दी खाने के लिए, दवाई दे दी, तो उसका जो मेटाबॉलिज्म होगा, ड्रग कैसे यूज होगी, तो कौन करवाएगा? लिवर करवाएगा। मसल्स, मसल में एक फाइबर होता है एक्टिन नाम से, जो क्या करवाता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाता है। आगे देखेंगे, ठीक है। जो अब मैं कर पा रहा हूँ ना, इसको कलाई को मोड़ पा रहा हूँ, तो क्योंकि मेरी मसल्स काम कर रही हैं, और ये मसल क्या करवा रही है? इसको मूव करवा रही। तो ऐसी बॉडी में पूरी मसल, पूरी बॉडी किससे बनी हुई है? मसल से कवर हुई हुई है ना। तो इस मसल्स में क्या प्रेजेंट है?
ऐसी बहुत सारी सेल्स हैं जो क्या करती हैं, काम करती हैं, और उन सेल्स के पास क्या है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ क्या होता है, स्पर्म होता है भाई। और स्पर्म को देख के याद आ गया होगी, सर अभी पढ़ाया था, मेल गैमीट है। स्पर्म क्या है, एक मेल गैमीट है। ठीक है, अब एक तो ये चीज ये है कि सर चलो जो लड़के लोग हैं वो तो खुश हो जाएंगे, चलो हमारी बात होगी, लड़की भाई गुस्सा हो जाएंगे, सर मेल के बारे में बता दिया, फीमेल नहीं बताओगे क्या? बताएंगे भाई, बिल्कुल बताएंगे। फीमेल का जो मेल गैमीट, जो फीमेल गैमीट है उसे बोलते हैं ओवम। लेकिन यहाँ पे ओवम का तो नाम ही नहीं है ना, मोस्ट एक्टिव सेल नहीं है ना भाई। ये मोस्ट एक्टिव क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि जब कभी भी फर्टिलाइजेशन होता है, जब कभी भी फर्टिलाइजेशन होता है तो ओवम फिक्स होता है भाई। फिक्स इन द सेंस कि नहीं कि चीज में मतलब हिलेगा ही नहीं, हिलेगा, थोड़ी बहुत स्लाइटली मूवमेंट होती है कि ओवरी से लेके कहाँ जाता है, फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। किसमें? फेलोपियन ट्यूब में। लेकिन जो स्पर्म होता है, ये स्पर्म को भाई को बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस ओवम तक पहुंचने के लिए, फर्टिलाइज होने के लिए। तो इस स्पर्म को क्या करनी होती है, मूवमेंट करनी होती है। मूवमेंट भी क्या है, मूवमेंट तो बाद में छोड़ोगे भाई, ये बहुत अमाउंट में बहुत ज्यादा होते हैं, बिलियन और ट्रिलियन की अमाउंट में ये स्पर्म रिलीज होता है। किसके अंदर? वजाइना के अंदर, यूट्रस के अंदर। तो वहां पे क्या होता है, ये क्या करता है, ट्रेवल करता है, इसको मूवमेंट करनी होती है। क्या करनी होती है? मूवमेंट। और इसलिए इसको क्या चाहिए, नंबर ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया, सॉरी नंबर नहीं, इसको चाहिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कहां से मिलेगी? जब आपके नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज यानी कि ज्यादा होंगे, तभी तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और जितनी ज्यादा अमाउंट प्रोड्यूस होगी उतनी अच्छी मूवमेंट कर पाएगा, और जितनी अच्छी मूवमेंट कर पाएगा उतनी आसानी से किसके पास जा सकता है, ओवम के पास जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए भाई इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज वीडियो को पॉज करो, वापस जाओ, वापस जाकर दोबारा देखो। नहीं समझ में आता है तो भाई कमेंट सेक्शन में डाल दो। आपको जो भी कोई डाउट है वो मैं कमेंट सेक्शन में देख लूंगा, जो भी आपको पूछना है। अगर लगता है कि नहीं सर कमेंट सेक्शन में नहीं डालना है तो प्लीज इसके चैनल की, जो मैंने इंस्टाग्राम पे जो चैनल बनाया है, तो आपका अकाउंट बनाया है एमवी नर्सिंग डेस्क के नाम से जो अकाउंट बनाया है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको क्लिक करना, पेज पे आना, पेज पे जाके मुझे मैसेज कर देना जो भी आपका डाउट है। ठीक है, तो अभी तक जिन बच्चों को समझ में आया हो वेल एंड गुड। जिनको समझ में नहीं आया है, लैंग्वेज की थोड़ी इशू हो रहा है कि सर स्पीड ज़्यादा जा रही है, तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो है, यूट्यूब आपको ऑप्शंस देता है इसको प्लेबैक करने की, स्पीड को कम करके देखने की, तो आप आसानी से उसको एडजस्ट अपने हिसाब से करके देख सकते हो। स्टिल कोई दिक्कत आती है तो मुझे आप इन्फॉर्म करिए, हम अगली वीडियो में उसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। जो भी कोई दिक्कत आती है उसके लिए मैं हूँ। जो दिक्कत नहीं आती है, जो मेरे हिसाब से नहीं है, जो आपकी तरफ से, उसको इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, टेक केयर।